हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग मेंस डीआई की बात करेंगे। क्लरिकल लेवल की जितनी भी मेंस डीआई होती हैं या फिर आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, इन तीन मेंस के अलावा जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम ये डीआई का सेशन चला रहे हैं, मास्टर इन मेंस नाम से MIM। पहले सेट से शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग 10 वीडियोज़ ऐसे बनाएंगे एटलीस्ट, और हर वीडियो में 4-4 सेट्स डीआई के होंगे। सबसे पहला सेट देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, एक हमें लाइन ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग साल में पार्टिसिपेट किया है। दूसरे उसमें हमें बताया गया है स्टूडेंट्स उन्हीं दोनों स्टेट से जिन्होंने मेडल जीते हैं उनका परसेंटेज। क्लियर? देखते हैं। सबसे पहले डीआई को समझो। ग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ ये लाइन ग्राफ है। 2010 में दिया है कि 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट कराया। ब्लू लाइन गोवा की है, रेड केरला की है। केरला से 200 बच्चों ने, 2011 में दोनों स्टेट से 300 बच्चों ने, कुछ इस तरह से दिया है। बार ग्राफ हमें दिया हुआ है ग्रिड लाइंस के साथ में। 2010 में गोवा के 10% बच्चे मेडल जीते हैं, केरला के 5% जीते हैं। 2011 में गोवा के 18% बच्चे जीते हैं, केरला के 20% जीते हैं। कुछ इस तरह से परसेंटेज वाइज दिया हुआ है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोवा से 2010, 12, 15 में कितने बच्चों ने मेडल जीती हैं। 2010 में गोवा के कितने हैं, 10%। 2012 में गोवा के कितने हैं, 20%। 2015 में गोवा के कितने हैं, 15 में गोवा के मुझे देखना पड़ेगा, ये है 25%। हाँ, 2015 में गोवा के 25% है, 2012 में गोवा के 20% है, 2010 में गोवा के 10% है। क्लियर? अब ये जो 10% लिया है हमने 2010 में, 10% हमने 100 का लिया है, दैट मीन्स 10 हो जाएगा। जो यहाँ 2012 में हम लोगों ने 20% लिया है, 20% हम लोगों ने कितने का लिया है, 2012 में गोवा का है 400। 400 का 20% होता है 80। 2015 में हमने गोवा का लिया है 25%, और ये जो 25% है 2015 में गोवा की वैल्यू है 300। 300 का 25% हो जाएगा 75। 100, 80, 75। ठीक है, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 10, 10, 80, 75 ऐड करोगे वैल्यू आ जाएगी 165। एक्चुअली जो ऑप्शन सी है ये 65 नहीं होके ये 165 है। ऑप्शन सी इज 165, ये ऑप्शन 132 है और ये ऑप्शन 155 है। कुछ गलती हो गई शायद मेरे को पीपीटी बनाने में, ये ऑप्शंस गलत आ गए थे। इट इज़ 165, ऑप्शन सी 165 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Number of students from Goa who got medal is approximately what percent of the number of students from Kerala who got medals? Okay, इसमें हमें सारे साल के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 साल का गोवा के बच्चे निकालने हैं, केरला के बच्चे निकालने हैं जिन्हें मेडल्स मिला है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताओ, हमने थोड़ी सी वैल्यू तो अभी ऊपर निकाली थी, 2010, 12 और 15, 3 साल के तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी थी। मेरे पास नहीं लिखी है, बट आप लोगों को मैंने बोला जब भी आप अपने एग्जाम में या प्रैक्टिस में रफ शीट में सॉल्व करोगे आपको वैल्यूज़ लिखनी है। तो इसमें हर साल के लिए वैल्यूज़ हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। 2010 से चलते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ। पहली वैल्यू यहाँ गोवा की लिखूँगा, दूसरी केरला की लिखूँगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये वैल्यूज़ मुझे लिखनी है। 2010 में अगर मैं गोवा को देखूँ तो 10% है, 100 का 10% हो गया 10। और 2010 में केरला का देखूँ तो 5% है, 200 का 5% हो गया 10। 2011 की मैं बात करूँ, 2011 में गोवा है 300, केरला है 300। 11 में गोवा है 18% और केरला है 20%। 300 का 18% 54 हो गया और यहाँ पे 60 हो गया। 2012 की बात करें तो 2012 में केरला 300 ही है, गोवा हो गया 400। 2012 में गोवा है 20%, 20% 400 का मतलब 80, और केरला का है 2012 में 30%, 30% किसका, 300 का, 300 का 30% होता है 90। क्लियर? आगे देखते हैं। 2013 में चलते हैं। 2013 में केरला की वैल्यू है
500, 600। 2013 में जो केरला की वैल्यू आ रही है दिस इज 600 और गोवा की वैल्यू आ रही है 800। 13 में हम देखेंगे तो गोवा हमारा बार चार्ट में आ रहा है 35%, 800 का 35% कितना होगा, 35 चौक 140 दूनी 280, तो ये वैल्यू हो जाएगी 280, 280। और हम जब केरला को देखेंगे, केरला का हमारा 25% है, 25% किसका है हमारे पास, 600 का, 600 का 25% होता है 150। फिर हम जब 2014 में आएंगे, 14 में हम लोग देखेंगे गोवा का है 700 और केरला का है 800। गोवा का 700 और केरला का 800, ये वाली वैल्यू 700 और 800। और ये वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ देखेंगे 2014 में हमारा ये पड़ रहा है 10% गोवा का, 10% किसका, 700 का मतलब 70। और 2014 में केरला का पड़ रहा है हमारे पास 22%, 22% किसका, 800 का। 22 अट्ठे कितने होते हैं, 168, सॉरी 180, 176, माय बैड, 176। ये वैल्यू हो जाएगी 176 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 70। ऐसे ही 2015 का भी निकाल लेंगे। जब हम लोग टोटल निकालेंगे ना, गोवा का निकल कर आएगा इसमें 569 और केरला का निकल कर आएगा 546। इस क्वेश्चन में आपके सारे ईयर के डेटाज आ गए। ये डेटा आपके आने वाले हर क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होगा। इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। केरला का गोवा का पूछा है कि कितना परसेंट है केरला का, 569, 546 का कितना परसेंट है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसे आप सॉल्व ही करो, आंसर इसका 104% आएगा। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा 104 कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जब आपने इसको इससे डिवाइड करा 1 टाइम्स आएगा 546, ठीक है। आपके पास कितना बचा, 23 बचा, 0 लगाया, मतलब यही करते हैं ना, 0 लगाया 230 हो गया, दोबारा 0 लगाया, 100 प्लस हो गई 2300 हो गया, उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करते ही वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो 104 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डेटा मैं नहीं लिख पाऊंगा बट आप अपने पास लिख कर रख लीजिए। What is the difference between the number of students who do not won medals in the year 2010 and 11 together from Kerala and who do not won medal from 2014-15 together from Goa? देखो 10 और 11 में केरला से, 10 में केरला ने कितने जीते थे, 5% जीते थे, तो केरला ने 95% नहीं जीते होंगे। नंबर्स आपके पास है, 2010 में केरला के 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, 10 बच्चों को हमने देखा था मेडल मिला है, तो मतलब 190 को मेडल नहीं मिला, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। फिर 2011 की हम बात करें, 11 में केरला से 20% बच्चों को मिला है, 11 में केरला के 300 बच्चे थे, ये वैल्यू हमने 60 निकाली थी, मतलब 240 बच्चों को मेडल नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ये वाली वैल्यूज अगर मैं देखूँ तो मेरी वैल्यू 430 आती है। आगे मुझे क्या दिया है, गोवा का लेना है 2014 का और 15 का। स्टूडेंट्स DI टफ नहीं है बट DI कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन में मानता हूँ अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसलिए मैं कैलकुलेशन सिर्फ रीड कर रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझानी पड़ रही है दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट वीक है। आप प्री वाले वीडियोस को एक बार दोबारा देखिए। मैं यहाँ पे 1 घंटा सेशन में बर्बाद नहीं करूँगा, मैं 25-30 मिनट में DI के 4 सेट आपको बनवा के वीडियो वाइंड अप कर दूंगा। गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा का 14 और 15 का डेटा लिया जाएगा। 14 में हमने देखा गोवा का था 700 और 15 में गोवा का था 300। अब 14 में गोवा के कितने परसेंट बच्चे आए हैं, 10% बच्चे आए हैं, 10% 700 के 70, तो कितने बच्चे नहीं आ पाए, 630 बच्चे नहीं आ पाए। और 2015 का गोवा का है 25% और गोवा की वैल्यू है 2015 में 300, मतलब 75% बच्चों को मेडल मिला, 225 को मेडल नहीं मिल पाया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 855। क्लियर। अब हमसे इसके अंदर क्या पूछा है, हमसे पूछा है डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। इसमें देखो, इसके अंदर अगर आप डिफरेंस ध्यान से देखोगे तो 425 का डिफरेंस आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट वन मेडल इन द ईयर 2012-13 फ्रॉम गोवा टू सेम ईयर फ्रॉम केरला। स्टूडेंट्स 2012 में 13 में कितने बच्चों को मेडल मिला है ये आप लोगों को पता है, टोटल बच्चे कितने हैं ये भी आप लोगों को पता है, कितनों का नहीं मिला ये आप निकाल लोगे। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे।
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। What is the total number of students who won medal from Goa in the year 2013 and who do not won from Kerala in the year 2012? ये भी डेटा आप लोगों के पास है। 2013 में गोवा से कितने बच्चों को मेडल मिला है, दोबारा हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 2013 देखो, 13 में गोवा के कितने हैं, 35%। 35% हमने किसका निकाला था, 800 का निकाला था। 800 का 35% कितना हो जाएगा, 280। ये थे हमारे गोवा के जिन बच्चों को मेडल मिला है। केरला की बात करें, केरला का 2012 देख रहे हैं। 2012 में केरला के 30% बच्चों को मेडल मिला है, और ये 30% हम लोगों ने निकाला था 300 का 30% 90 आया था, तो 210 को मेडल नहीं मिला होगा। 210 हमने इसमें ऐड कर दिया, 490 आंसर आ गया। इंटरेस्टिंग DI होगा, इजी लगा होगा, बट कैलकुलेटिव ज़रूर है। अब जब क्लैरिकल मेंस में हम जाएंगे तो कैलकुलेशन तो आएगी आएगी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है हमें, एक कंपनी है जो कोई 1250 प्रोडक्ट बनाने हैं उसे, 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स के, 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इसमें, ABCDEF, 1250 ईच बनाने हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने के लिए। बट आफ्टर अ मंथ इट वाज फाउंड दैट कंपनी कुड मैन्युफैक्चर ईच प्रोडक्ट मोर देन टारगेट वैल्यू। ठीक है, द बार ग्राफ शोज परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। मतलब ए को अगर 1210 बनाना था तो ये उसमें 10% ज़्यादा बनाए, बी को 1210 बनाना था तो उसमें 16% ज़्यादा बनाए, सी को 1210 बनाना था वो 8% ज़्यादा बनाए, कुछ इस तरह से। द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट, टेबल शोज द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव एंड टू नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट सोल्ड। तो ये जो है प्रोडक्टिव, मतलब जो सेल करा है उसके अंदर का प्रोडक्टिव, मतलब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, ओके देखते हैं अगला इसमें सवाल क्या है। फाइंड द टोटल प्रोडक्ट्स D एंड E विच आर डिफेक्टिव। बेसिकली हमने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हमने सारे बेच दिए, क्योंकि कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि 1250 ही बेचे हैं। 1250 तो टारगेट था, बट हम तो बेच ही रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो हम यही मानकर इसके अंदर चलेंगे कि जितने प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं वो सारे हमने बेचे हैं। तो अब देखो D ने कितने प्रोडक्ट्स बनाए, D को 12% एक्स्ट्रा मिला है। 12% किसका, 1250 का, मतलब D का प्रोडक्शन हो गया 112%। 112 की वैल्यू क्या होती है, 28/25 इंटू 1250। ये D के टोटल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके अंदर से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव हो जाएंगे 1:6 में, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, मतलब इसको 1/7 कर सकते हैं। ये D का डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया। सिमिलरली अगर मैं E का डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकालूं, E मेरे पास है 10%, 1250 का 10% मतलब 125 और ऐड कर दूंगा, 1375। ये कैलकुलेशन तो इजी है, 1375। और D का रेशियो कितना है, रेशियो है 3:8, मतलब 1375 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 3/11 से। इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो इसे ऐड करते हैं, 25 पंजे 125, 0 7 चौक 28, वैल्यू आ गई मेरी 200, प्लस 11 से मैं से डायरेक्ट काटने की कोशिश करूंगा। 11 एकम 11, 2 बचा 27, 11 दूनी 22, 5 बचा 55, 11 पंजे 55, 125 इंटू 3 हो गया 375। मतलब 375 में मुझे 45 ऐड करना है, मतलब वैल्यू आ गई कितनी, सॉरी 45 नहीं 200, 375 में 200 ऐड करना है, वैल्यू आ गई 575। ये मेरा आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं अगला सवाल। इसके अंदर हमें दिया है फाइंड द डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ B एंड E टुगेदर नॉन डिफेक्टिव एंड प्रोडक्शन ऑफ A एंड F टुगेदर डिफेक्टिव। B और E का नॉन डिफेक्टिव लेना है, A और F का डिफेक्टिव लेना है, दोनों को डिफरेंस बनाना है। चलो करते हैं। B में 16% का इंक्रीज हो रहा है, 16% मतलब 116 होता है, 116% की वैल्यू आती है 29/25। पिछले क्वेश्चन में हमने 25 से इसको कट करा था 50 टाइम्स, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 29 इंटू 50। फर्दर मैं देखूंगा B का रेशियो है 1:4, मेरे को इसमें नॉन डिफेक्टिव लेने हैं, तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 29 इंटू 40, ये वैल्यू आ जाएगी 1160। प्लस इसके साथ में मुझे E का लेना है नॉन डिफेक्टिव,
ई के लिए मैंने वैल्यू पीछे कैलकुलेट करी थी। ई का मेरा रेशियो आ रहा है 8/11। 11 से जब मैंने 10% इंक्रीज लगा के 1375 को करा था, मेरी वैल्यू आई थी 125। तो मैं डायरेक्ट इसे 8 × 125 लिखूंगा। आप लोगों के पास ये राइटिंग में होना चाहिए पिछले क्वेश्चन का, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी 1160, ये वैल्यू हो जाएगी 1000, दोनों को ऐड करेंगे 2160, तो हो गया मेरे पास बी और ई का नॉन डिफेक्टिव। अब ए और एफ का डिफेक्टिव निकालते हैं। ए का 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज होने का मतलब 1375 हो गया। 1375 को मैंने फर्दर मल्टीप्लाई करा 9/11 से। इसको जब 11 से आप देखो, मैंने ई में भी 10% था ना, 11 से करने पर ये वैल्यू मेरी 125 बनी थी। 125 को मैं डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 875। जब मैं एफ के लिए लूंगा, मेरे को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 से करना, क्योंकि मुझे अब डिफेक्टिव लेना है। तो मतलब इसको रब कर देते हैं। ए के लिए मुझे क्या करना है, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2:9 गिवन है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 250। एफ लेना है, एफ पे मेरे पास 18% का इंक्रीज है। 18% मतलब 59/50। ठीक है, ये वैल्यू किसके साथ में है, किसकी वैल्यू है ये, 1250 की। फर्दर एफ के अंदर मेरा कितना आएगा डिफेक्टिव, 1/5, 1/5। ध्यान से देखो, ये 5 और 50 और 5 है, 250 हो गया। 250 से करेंगे 5 टाइम्स, 59 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू आएगी 295। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 0 और 5 और 9 14 का 4 हासिल 1 5, 545 ये आ गया। दोनों का मेरे को डिफरेंस लेना है, मैं दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। डिफरेंस के लास्ट में मेरे पास 5 है और ये 500 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1600 है, 1615 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? मज़ेदार है, लेंदी है, बट इजी है। क्लरिकल मीन्स आपका ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन लेंदी आएंगे, ज़बरदस्ती के डराने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट लेंदी ज़रूर आएंगे। कैलकुलेशन है तो लेंदी तो होगा, जॉब भी तो लेनी है आपको, तो मेहनत भी इसलिए करनी पड़ेगी। चलो अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं आप। प्रोडक्ट ए एंड बी आर सोल्ड फॉर 100 and 120 रुपये रेस्पेक्टिवली। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर रिटर्न टू द कंपनी। हाउ मच वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटर्न टू द कंपनी। ए और बी के डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को मैंने कंपनी में भेज दिया। ए का तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैंने अभी निकाला था, 250 आया था। 250 को मैं 100 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, मतलब 25,000 रुपये के प्रोडक्ट ए है। बी की बात करें, बी का डिफेक्टिव कितना है, 1/5। बी की टोटल वर्थ कितनी है, बी 16% है। मैंने पीछे निकाला था ना, नॉन डिफेक्टिव निकाला था बी का, क्या वैल्यू थी वो मैं भूल गया, आप लोगों के पास याद होनी चाहिए। मुझे ये याद है कि 116 का मतलब है 1 मतलब 29/25 मल्टीप्लाई बाई 1250 मल्टीप्लाई बाई, इसे मैं कर दूंगा डिफेक्टिव के लिए 1/5। 25 पंजे 125 जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा, कितना ही जाएगा, हाँ 290 प्रोडक्ट्स हो गए। इनको मैं 120 के रेट से बेच रहा हूँ। 20 इसके आए, 12 नहीं 108 का 8 हासिल 10 लगा, 12 दूनी 24, 24 और 10 34, 34800 वो हो गए 25,000, 34,000 दोनों को ऐड करेंगे 59,000 और 800 59,800। ऑप्शन सी इज द आंसर। कुछ इस तरह से मेरे पास मेंस में कैलकुलेटिव डीआई आएगी। समझ के करेंगे तो डीआई बहुत सिंपल है, डर के करेंगे तो डीआई हमें डरा के रखेगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड ई कॉस्ट रुपये 50 और 60 रेस्पेक्टिवली। ई मेरा 50 रुपये का पड़ रहा है और ई मेरा 60 रुपये का पड़ रहा है। दे आर सोल्ड फॉर 60 और 80 रुपीज़। इसको मैं बेचूंगा 60 रुपये में और इसको बेचूंगा मैं 80 रुपये में। इन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर रिटर्न टू द कंपनी। फाइंड द लॉस पर्सन इनकस्ड बाय कंपनी बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ओके, मुझे निकालना है कंपनी को कितना लॉस हुआ है। ये वाला बहुत ज़्यादा मज़ेदार सवाल आएगा, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी पड़ेगा, आप लोगों को भी लेंदी पड़ेगा। आप लोग भी करोगे तो और ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा जब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन करोगे। चलो करते हैं। सी के कितने प्रोडक्ट्स हैं टोटल, मैं सी और ई की बात कर रहा हूँ ना। पहले मैं सी के टोटल प्रोडक्ट्स निकालता हूँ। सी मेरे पास कितना था, 8% इंक्रीज है। 8% किसका,
1250 का, मतलब वैल्यू हो गई 27 इंटू 50, यही होगी। सी के लिए 27 इंटू 50 होगी ना, 108 हो जाएगा ना, 108% मतलब 27 बाई 25, 1250 हमारे पास बार बार हम कर रहे हैं 25 से 50 टाइम्स, ठीक है। तो 27 इंटू 50 ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 1350। सी के 1350 प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं, जो इनकी कॉस्टिंग है, मेरे को जब लॉस निकालना है, लॉस तो मैं कॉस्ट प्राइस पे निकालूंगा ना। कॉस्ट प्राइस ये है 50 और 60 इंटू 50, ये सी की कॉस्ट प्राइस आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, 135 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 130 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करो 6500, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करो 250, मतलब 2500 हो जाएगा 50 वाला। तो हमारे पास हो जाएगा 67,500, 67,500। अगली चीज, ई की कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ई मेरे कितने प्रोडक्ट से 10% मेरे ज्यादा है, मतलब 1375 है। 1375 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1375 इंटू 60 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आप जीरो एक लिख दो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 7 42, 3 45 का 5 हासिल 4, 6 18, 4 22 का 2 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 82500। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगी 2500, 7,500, 10,000 हो गया, ये 6,000, 60,000, 80,000, 1,40,000 हो गया, मतलब 1,50,000। ये मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट सी और ई की। अब इसकी सेलिंग प्राइस, सॉरी, अब इसके जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट प्राइस देखते हैं। अभी तो टोटल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट प्राइस निकाली ना, डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, सी के डिफेक्टिव आइटम है मेरे 2/9। दे आर सोल्ड फॉर ₹60 and 80 रेस्पेक्टिवली। ओके, अब मैं इसको ज़रा रब कर रहा हूँ आगे का लिखने के लिए। ये आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा हमने इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली है। टोटल कॉस्ट प्राइस जो हमने निकाली है, ये हम लोगों ने निकाली है सी और ई मैन्युफैक्चर करने में। सी और ई जो हमने बेचा है, बेचा भी तो है, अब उसकी वैल्यू निकालते हैं। टोटल जो हमारी अर्निंग हुई है सी और ई बेचने पर, ये तो हमने जो वैल्यू निकाली 1.5 लाख। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, 1,50,000, ठीक है। इनकम जनरेटेड देखते हैं, हमारी इनकम कितनी जनरेट हुई है। सबसे पहले इनकम जो जनरेट हुई है वो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचने पर हुई है। नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितने थे, सी के हैं 7/9, कितने के, 1350 सी के टोटल प्रोडक्ट्स थे, यही थे। और इसको हमने किस रेट से बेचा, 60 रुपये के हिसाब से बेचा, इंटू 60, 9 से करेंगे 15 टाइम्स, ये हो जाएगा 15, है ना, 15 से कितने हो जाएंगे, 900, 9,000, 9,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6300, 6300 रुपये मिले मेरे को सी को बेचने से, मतलब 63,000, 63,000 रुपये मिले मेरे को सी को बेचने से। अब ई को बेचेंगे, ई हम कितना बेच रहे हैं, 8/11 बेच रहे हैं। ई हम लोग 8/11 बेचेंगे 1375 के। आप लोगों के पास काफ़ी सारी वैल्यूज उसमें सॉल्व हैं पिछले क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे 11 और 1375 और 8, ये आपने ऑलरेडी इसे 1000 कर रखा है। ये आपके ऑलरेडी 1000 प्रोडक्ट्स हैं, हमने ये वैल्यू निकाली थी पीछे। 1000 प्रोडक्ट्स जो हैं इन्हें हम 80 के हिसाब से बेच रहे हैं, इंटू 80, ये वैल्यू आ गई 80,000। तो जो टोटल मैंने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, टोटल प्रोडक्ट्स बेचे हैं मैंने 1,43,000 के, यही हुआ है। जो मैंने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे हैं 1,50,000 के करे हैं, और जो इनकम मेरी जनरेट हुई है अपने प्रोडक्ट्स बेचने में, वो मैंने करी है 1,43,000। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 7,000 का। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा रब कर दूं, यहां पे मैंने लॉस कैलकुलेट कर लिया। देखो, क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्लर्क में आपको पैटर्न की वजह से पता है कि टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा, बट आपको क्वेश्चन कंसिस्टेंटली करना है, और ये सारे क्वेश्चन में अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा, अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट इसमें जरूर लगेगा।
और ये अर्थमेटिक ही लगा रहे हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी है, इनकम जो जनरेट हुई है वो 1,43,000 हुई है, मतलब लॉस कितने का है, 7 का है 150 पर। 150 पे 7 का लॉस है, इनटू इसे मैं 100 कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, वैल्यू हो जाएगी 2/3। 14/3, 14/3 का मतलब होता है 3 चौक 12.66, 4.66 के करीब, दैट मीन्स 4.67% आंसर आ गया। लेंदी है बट मजेदार है। अगला सवाल चलते हैं। अगले सवाल में हमें बोल रहा है ऑल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर रिटर्न टू द कंपनी एंड ऑल्सो कंपनी विल हैव टू पे पेनल्टी ऑफ ₹5 ऑन डिफेक्टिव ABD प्रोडक्ट्स एंड ₹6 ऑन डिफेक्टिव CEF प्रोडक्ट। फाइंड द टोटल पेनल्टी टू बी गिवन बाय द कंपनी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं। आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोगों को इसके अंदर जो भी हमारे पास ये हैं, इनके डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रेशियो आप लोगों को पता है। काफ़ी सारे कंपनीज के डिफेक्टिव प्रोडक्ट आप निकाल चुके हो। ए का कितना है, बी का कितना है, सी का बी का कितना है, डी का कितना है, ये ऐड कर दो। सी का कितना है, ई का कितना है, एफ का कितना है, ये ऐड कर दो। नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को टोटल बताओ, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे, इसका आंसर आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। अब ये तीसरा DI सेट है हमारा इस वीडियो का। इसमें हमें 2 पाई चार्ट गिवन है। पहला पाई चार्ट बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन 5 डिफरेंट स्पोर्ट, ठीक है। सेकंड पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट स्पोर्ट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 4800 हैं। 4800 में से 22% बच्चे ए के हैं, 18% बच्चे बी के हैं, 14% बच्चे सी के हैं। इस तरह से जो टोटल बच्चे पी स्पोर्ट के अंदर हैं 24% बच्चे, 4800 में से 24% बच्चे पी स्पोर्ट में हैं, 14% बच्चे क्यू स्पोर्ट में हैं, 12% बच्चे आर स्पोर्ट में हैं। कुछ इस तरह से ये पार्टिसिपेशन है। पहला सवाल देखते हैं। 25% ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम ए पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट आर। ए में कितने परसेंट बच्चे हैं, 22%। 22% किसका, 4800 का। 22% इंटू 4800 इंटू 25% अगर निकालेंगे तो 48 का मैं डायरेक्ट 1/4 निकाल दूं। 25% मेरे पास, कैलकुलेशन समझो मैं क्या कर रहा हूं, 22/100 इंटू 4800 इंटू 25/100, मैं ये कर रहा हूं। मैंने बोला मैं डायरेक्ट 48 का अगर 1/4 निकालता हूँ, मतलब ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1/4 आ गया, ठीक है। तो मैं 48 का 1/4 निकाल के उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 22 से, सॉरी। 48 का 1/4 होता है 12, 12 को 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 264, ठीक है। पहले मैं इसको ओरली देख रहा हूँ, फिर इसे लिखेंगे। अभी जो लिखा है उसे रब कर दे रहे हैं। चलो देखते क्या करा था हमने करा था 25% of students from state A participate in sport R। R में जो 12% बच्चे हैं उसमें 25% A के हैं। आगे what percent of students who participate in sport R from state A, ठीक है। ये तो हमसे पूछा है R में A के कितने परसेंट है। मैं R का टोटल बच्चा निकाल लूं, A का वो बच्चा जो R में गया है वो निकाल लूं, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे को इसमें लिखना ही पड़ेगा, पूरा ओरली नहीं को, क्योंकि आर के नंबर मेरे लिए ओरली के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। मैंने ए के बच्चे जो आर में गए वो निकाले। ए के बच्चे गए 22/100 मल्टीप्लाई बाई 4800। अभी ध्यान से एक चीज़ देखना, मल्टीप्लाई बाई 25/100। ये बच्चे गए हैं आर में। बहुत ध्यान से ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन बचाने के लिए। आर में कितने बच्चे खेल रहे हैं, 12% बच्चे। पूछा है ऊपर वाले बच्चे, इस 12% बच्चे का कितना है, ऊपर वाला कितने का, 12% मेरे को लेना है 4800 का। तो क्या मुझे 4800 लिखने की नीड है, बिल्कुल नहीं, ये नीड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिना 4800 लिख के करते हैं, क्योंकि टोटल बच्चे मेरे पास दोनों केसेस में सेम है 4800। तो ए का जो 25% बच्चा है वो किसका 25% है, 22 का 25% है। 22 का 25% कितना होता है,
22 का आधा 11, 11 का आधा 5.5, 22 का 25% हुआ 5.5%, 5.5%। और ये किसका निकालना है, 12 का कितना परसेंट है, 5.5/12, इतना सा 5.5/12। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा हो जाएगा 6, 12 का 50% हो जाएगा 6। ये वैल्यू 50% से थोड़ी सी कम है, 50% से थोड़ी सी कम है ना। 12 का 40% कितना होगा, 4.8, 12 का 40% 4.8। अगर उसमें मैं 12 का आधा परसेंट और ऐड कर दूं तो 4.8 में आधा, 12 का आधा मतलब 0.6 और ऐड करूंगा तो 5.4 आ जाएगा। मतलब 45% के जस्ट पास वाली वैल्यू ये रही 46। मैंने आपको दिखाया कि एक्चुअली में क्वेश्चन कितना लंबा था या ट्रेडिशनल मेथड कितना बोलता है, बट अगर हमारा रेशियो का परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सिर्फ इतना सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फ्रॉम स्टेट ए एंड डी नो वन टुक पार्ट इन स्पोर्ट क्यू, ए और डी से किसी ने भी क्यू में पार्टिसिपेट नहीं करा है, मतलब 3 स्टेट्स ने करा होगा, बी सी और ई ने। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट बी, स्टेट बी के बच्चे निकालने हु टुक पार्ट इन स्पोर्ट क्यू गिवन दे आर 78 लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन स्पोर्ट क्यू। ई क्यू के अंदर मेरे 14% बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है, 2 स्टेट ने लिया नहीं है तो 3 ही स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करा, मतलब 14/3% मेरा एवरेज आ गया। ठीक है, 14/3%, 14/3 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 4800, ठीक है, माइनस 78, ये आ गए मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बी। 300 से ये जाएगा 16 टाइम्स, 16 4800 होता है। 16 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160, 224, 224 माइनस 78 अगर मैं करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी, कितना आएगा आंसर, 146। 146 स्टूडेंट्स हैं बी के जिन्होंने स्पोर्ट क्यू में पार्टिसिपेट किया। अगला सवाल देखते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। ये बोल रहा है जो स्पोर्ट्स एस है, एस के अंदर 25% स्टूडेंट्स बी स्टेट से आए हैं, 25% ज़्यादा देन बी, मतलब जो बी से आए हैं उसका भी 25% ज़्यादा स्टेट सी से आए हैं। रेशियो ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ए डी और ई से पार्टिसिपेट कर रहा है वो 4, 6 और 5 में है, तो स्टेट डी के स्टूडेंट्स हमें बताने हैं कितने आए हैं। ठीक है, देखो स्पोर्ट्स एस है मेरा 32%, ठीक है, 32% है, 32% का मतलब होता है 8/25, और 8/25 किसका है, 4800 का है। ठीक है, 8/25 4800 का है। ये किसके बराबर है, ये है बी के है मेरे 18%, 18% का भी 25% मतलब 1/4, मतलब 1/4 इंटू 18/100 इंटू 4800 प्लस जो b है इसका 1/4 ज्यादा, मतलब b वाले का 5/4, मतलब 5/4 इंटू 1/4 इंटू 18/100 इंटू 4800। ये है मेरे b के आए हुए, ये है मेरे c के आए हुए, प्लस a d और e। ठीक है, इतना है। यहां से अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मतलब इसमें से मैंने इन्हें माइनस कर दिया, तो ये मेरा ए डी ई के बराबर आ जाएगा, ए डी और ई के जो बच्चे हैं। तो पहला काम है मेरा, मैं इसी को सॉल्व करूं। ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये वाले 2 0 से 2 0 खत्म, 4 चौक 16, 16 3 48, यहाँ पे देखो 4 12 चौक 48, ये वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 निकल कर आएगा, 5 दिए 18 5 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 निकल कर आएगा। ये तो एक हो गया, बी के हो गए 216 और सी के हो गए 270। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 25 बन 25 होता 23 बचा 230 हुआ, 29 9 225 होता, ये हो गया 192। 8 को 192 से मल्टीप्लाई करना है, 200 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 होता है, 16 में से यहाँ पे 8 कम है 200 में से, मतलब 16 में से 8 8 64, 64 माइनस कर दो तो 1536। 1536 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा,
216 और 270 कितने होते हैं? ये होगा 486। 486 अगर मैं माइनस करता हूँ 1536 में से, तो मेरे पास आएगा 50। अगर इसमें 50 और ऐड कर देता मैं तो मेरा 1100 होता। तो 1100 में से 50 माइनस करा, 1050। ये जो 1050 है ना, ये मैंने स्पोर्ट्स एस में से बी और सी के माइनस करे हैं। तो जो ए, डी और ई है वो 1050 में 4 और 6 10 और 5 15 15 के रेशियो में है, मतलब 4:6:5 में। 15 की वैल्यू 1050 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 70। एक की वैल्यू 70 तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 420। 420 इज माई आंसर। क्लियर? मज़ेदार सवाल है। इसे करने का एक तरीका और भी था, बट वो यहाँ पे नहीं लग पाता। क्या? जो भी डी की वैल्यू है वो 6 का मल्टीपल होगी, तो इसमें 720 भी 6 का मल्टीपल है, 630 भी 6 का मल्टीपल है, 420 भी 6 का मल्टीपल है। अगर इनमें से दो वैल्यूज 6 का मल्टीपल नहीं होती और सिर्फ एक ही वैल्यू 6 का मल्टीपल होती तो वो मेरा आंसर हो जाता। अगला सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये मेंस का डीआई है देखने में ज़रूर इजी लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसीलिए इसे मेंस बोला जाता है। बाकी कुछ ऐसा हो कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ है, तो नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 550 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल ऑफ 550 स्टूडेंट्स ए, बी, सी और ई में से लिए गए हैं जो कि स्पोर्ट्स टी के अंदर गए हैं। तो बताना है कि डी का कितना परसेंट बच्चा टी के अंदर गया है। टी को देख लो, टी है 18% ऑफ 4800, मतलब 18 को डायरेक्ट आप 48 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 इंटू 48, ये वैल्यू कितनी आएगी? 18 तक कितने होते हैं? 144, 144 का 4, 14 कैरी, 72 और 14 86। 864 बच्चे जो हैं स्पोर्ट टी के अंदर हैं, क्योंकि टी में 18% है। 864 में से 552 बच्चे ए, बी, सी और ई के हैं। 552 बच्चे ए, बी, सी और ई के हैं। 552 इसमें से माइनस कर दो, आपकी वैल्यू रहेगी 312। मतलब 312 बच्चे हैं जो डी से गए हैं। तो 312 बच्चे डी का कितना परसेंट है? डी में कितने हैं? डी में 26% बच्चे हैं। 26% होने का मतलब है 26 इंटू 48। आप ये मल्टीप्लाई करो। डी में 312 बच्चे गए हैं ना, और डी में कितना है हमारा? 26% है 48 का। 48 का 26% कितना होता है? 26 अट्ठे, अच्छा ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 48 से आप मल्टीप्लाई करो, 48 दूनी 96 होता है, 9 18 27 88 8 आया। 48 दूनी 96, 96 में हमने कितना ऐड करा? 28 ऐड करा, हमारा आया 124। 1248 1248 टोटल बच्चे हैं डी में। डी में से 312 बच्चों ने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करा है। परसेंटेज निकालो, 312 अपॉन 1248 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करो। आप ध्यान से देखो, 300 चौक 1200 होता है, 12 चौक 4800 होता है, मतलब 312 का 4 हो जाएगा। 100 अपॉन 4 हुआ, मतलब 25%। 25% इसका आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। 70% students from state E and 75% of students from state C do not want any prize। ठीक है, स्टेट ई का 70% बच्चा और स्टेट सी का 75% बच्चे को कोई भी प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम दीज टू स्टूडेंट्स हु वॉन द प्राइज। ठीक है, अब ई का देखो, ई का 70% बच्चा है, 20% का 70% निकालेंगे तो 14%, मतलब कितना बचा? 6%। ई के 6% बच्चे को प्राइज मिला है। ई का 6% बच्चा, ठीक, आउट ऑफ 20, 6% आउट ऑफ 20%। दूसरी स्टेट कौन सी दी है? सी। सी के लिखा है कि 75% बच्चों को कोई प्राइज नहीं मिला है। सी का 75% बच्चा कितना होगा? 10.5, कि 14% है ना, तो 10.5%, मतलब 25% बच्चों को प्राइज मिला है, मतलब 3.5% बच्चों को। ये हो गया 3.5% आउट ऑफ 14%। टोटल कितना बना मेरा? 34%। टोटल मेरे पास 34%। ये तो हुआ। और प्राइस कितनों को मिला है? 6 9.5%, 9.5%, मतलब 9.5 अपॉन 34 इंटू 100 अगर मैं करता हूँ, यही जाएगा।
ये रहेगा 17 टाइम्स, ये रहेगा 50 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो। 95 को 50 से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इसमें निकाल देंगे। 95 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 475 अपॉन 17, 17 2 ज़ा 34 बचा 13, 135 हो गया। 135 मतलब 17 8 ज़ा 135 तो 28 डायरेक्ट आ गया। मतलब 28% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्राइज मिला है इन दो स्टेट्स में से। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। ये इनकम और एक्सपेंडिचर का डीआई आ गया है अब हमारे पास। इनकम एक्सपेंडिचर में आप एक चीज याद रखो, इनकम इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। हमारा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये तीन चीजें याद रखो आपको। इनकम एक्सपेंडिचर का डीआई बहुत इजी है अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो। प्रॉफिट लॉस आना जरूरी है इनकम एक्सपेंडिचर के डीआई के लिए। पहला पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द गिवन मंथ्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर ब्लॉक बने हैं। ये ऊपर वाली लाइन ये हमारी इनकम की लाइन है, नीचे की ये वाली लाइन हमारी एक्सपेंडिचर की लाइन है। ठीक है, मुझे वैल्यूज क्या गिवन है? मेरे को इनकम और एक्सपेंडिचर 7 महीनों का गिवन है, थाउजेंड्स में रुपीज है ये। चलो गिवन मंथ्स का एवरेज एक्सपेंडिचर देखते हैं। 7 महीनों की हम बात कर रहे हैं, जनवरी से जुलाई की। सबसे पहले जनवरी का देखेंगे, 320 है। अगर आपको फिगर नहीं दिख रही है तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ। जनवरी की वैल्यू 320 है, फरवरी की 580 है, दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू 900 हो गई। फिर उसके बाद मार्च की 300 है, 1200 हो गई। अप्रैल की 440 है, 1640 हो गई। मई की फिर 320 है, ये 1960 हो गई। जून की 280 है, 1960 में 200 ऐड कर दो पहले, 2160, फिर 80 ऐड कर दो, 2240 हो गया। जुलाई का 480 है, 2240 में 400 ऐड करो, 2640, फिर 80 ऐड करो, 2720। मतलब 7 मंथ का हो गया 2720 रुपए। ये हो गए हैं 7 महीनों के। तो एवरेज निकालेंगे, एवरेज से 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 है 21, 6 बचा 62 हो गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसके अंदर। 7 है 21, 6 बचा 62 हो गया। 7 8 56, 6 बचा 60 हो गया। 388 पॉइंट समथिंग आएगी। 388 पॉइंट समथिंग का मतलब हम ले लेंगे 389। 389,000 रुपीज एवरेज आ गया। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। इसके अंदर देखते क्या है। इसमें मुझसे पूछा है रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इन द मंथ फेब एंड मे। फेब और मे में कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया है उसका रेशियो। ठीक है, फेब का मैं प्रॉफिट अगर निकालूं, मेरा 580 और 780 दोनों का डिफरेंस है 200। 200 अपॉन 580 मल्टीप्लाई 100 नहीं कर रहे क्योंकि जब रेशियो लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू मेरी मे की है। मे की वैल्यू है 560 और 320। 560 और 320 अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस हो जाएगा 240, 240 अपॉन 320। यही वैल्यू निकल कर आएगी। क्लियर? इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, वैल्यू हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 320 अपॉन 580 मल्टीप्लाई बाई 240। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो 240 है, जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये डायरेक्ट 80 से कैंसिल आउट कर दो। ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये 10 टाइम्स जाएगा मेरे पास और ये जाएगा 29 टाइम्स। मेरे पास हो गया 40 रेशियो 29 3 ज़ा 87। मेरे पास जो रेशियो आ रहा है वो 40 रेशियो 87 आ रहा है। इसमें ऑप्शन में तो ऐसा कोई क्लोज भी नहीं है मेरे पास। 40 और 87 का तो क्लोज भी कुछ नहीं है। एनीवेज ये रेशियो मेरे पास आ रहा है। आप लोग इसे सॉल्व करके बताइए क्या इसके अंदर कुछ और रेशियो निकल कर आएगा, तो आप लोग मेरे को बताइए। तो मेरा आंसर तो इसमें यही आ रहा है। आप लोग अपना आंसर मेरे को एक बार ऑप्शन में दीजिएगा, सॉरी कमेंट्स में दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली शायद ये ऑप्शंस गलत है। अगर मेरा आंसर ये आ रहा है, मे बी मेरा गलत है, तो आप लोग मेरे को करेक्ट करिएगा।
आई विल बी वेटिंग फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the difference between total profit earned by the company in the month Feb, April and July and that earned in January, March and June? तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमसे पूछा गया है कि फरवरी, अप्रैल और जुलाई में जो प्रॉफिट अर्न किया गया है उसमें और जनवरी, मार्च और जून में जो प्रॉफिट अर्न किया गया है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। फेब, अप्रैल और जुलाई का मुझे लेना है, प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज की तो बात है ही नहीं ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा मेरा सिंपली एसपी माइनस सीपी, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। फैब का देखो, फैब की इनकम है मेरे पास 780 और फैब का एक्सपेंडिचर है मेरे पास 580, तो फैब का हो गया 200। फैब के बाद अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का है 720 और 440। 720 और 440 का डिफरेंस कितना हो गया, 280। 200 और 280 कितना हुआ, 480। फिर हम लोग चलते हैं अगला महीना जुलाई। जुलाई में 480 और 620 डिफरेंस हो गया 140 का, तो टोटल वैल्यू हो गई 200, 280, 140 मतलब 620। 620 मेरा ये वाला आ गया 620। अब इसके लिए देखते हैं जनवरी, मार्च और जून के लिए क्या बोलता है। जनवरी का मेरे पास है 560 और 320, सॉरी 660 और 320। 660 और 320 का डिफरेंस कितना आ गया, 340 आ गया। फिर मेरे पास आता है मार्च। मार्च की मैं बात करूं तो 480 और 300, 480 300 डिफरेंस आ गया 180। एक वैल्यू 340, दूसरी 180। अगली वैल्यू मेरे पास जाती है जून की। जून की 540 और 280, 260, तो टोटल वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 340, 180 और 260। ये वैल्यू हो गई 340 और 260 डालो 600, 600 में 180, 780। ये वैल्यू हो गई 780। दोनों को डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 160,000 मतलब ₹160। अगला क्वेश्चन देखते हैं। By what % is the profit earned by the company in the month of February is less than that earned in the month of Jan? जैन का प्रॉफिट देखना है और फेब का प्रॉफिट देखना है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जैन का प्रॉफिट निकाला था 340, फेब का हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला था 200। ऐसा हमने निकाला था, यहाँ 340 था, ये वैल्यू 200 थी। ठीक है, तो कितना कम है, प्रॉफिट हमारा कम है 140, 140 का डिफरेंस है। बट ये किस महीने के उस पर है, जनवरी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 140 जो कम होगा 340 पर कम होगा। इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 खत्म। इसको अभी छोड़ भी दूं अगर मैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/17। 7/17 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 17 से अगर 17 4 से 68 होता है। अगर मैं पॉइंट भी लगाता हूँ उसके बाद, मतलब जो भी 4 के समथिंग में आएगा, 2 बचेगा 20, 41 के करीब, 41% के आसपास होगा। 41% के आसपास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज 41%। 41 पॉइंट समथिंग जाएगा, बट फाइन, हम इसे 41% मान सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इन हाउ मेनी मंथ्स द इनकम ऑफ कंपनी वाज मोर देन द एवरेज इनकम ड्यूरिंग द गिवन मंथ। अब तक मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमने जब सवाल निकाले थे तो आपने सारे ही महीनों का आपने लिखा होगा कि किस महीने में कितना आपका प्रॉफिट आया था। हम जब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे, अलग अलग मंथ्स का हमसे पूछा गया था ना, तो वहां से आप सबसे पहले एवरेज इनकम निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले आप एवरेज इनकम निकालोगे। एवरेज इनकम तो अगर आप डायरेक्ट यहां से निकाल लोगे, 660, 780, 480, 720, 560, 540, 610, इसे ऐड करोगे, डिवाइड बाई 7 करोगे, ऐड इनकम अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एवरेज इनकम। ये आपकी एवरेज इनकम आ जाएगी। फिर आपको देखना है इस एवरेज इनकम से कितने महीनों की इनकम ज़्यादा है, वो भी आपको यहाँ दी हुई है। ठीक है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको मेरे को कमेंट्स में करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन पे हमारे 4 सेट DI कंप्लीट होते हैं इस वीडियो का। आई बिलीव आपको कंटेंट अच्छा लगा। एक क्वेश्चन में मेरा आंसर ऑप्शन से अलग आ रहा था, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व करके मेरे को बताएं उसका क्या आंसर आएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।